आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसने सच में पूरे देश के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं फरवरी 2026 के इंदौर मर्डर केस की। और इस पूरी चर्चा की बुनियाद तैयार करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण सोर्सेस का या कहें स्रोतों का अध्ययन किया है। सीधे पुलिस की केस फाइल्स, डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया क्राइम का पूरा टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन और सबसे अहम मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट्स जो बहुत जरूरी हैं इस केस में। बिल्कुल, खासकर वो रिपोर्ट्स जो पोजेसिव ऑब्सेशन होमिसाइड यानी अधिकार जताने की हिंसक सनक से जुड़ी हैं। तो हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक अपराध की क्रूरता को सनसनीखेज बनाना नहीं है। सही कहा। हम उस क्रिमिनल साइकोलॉजी को, उस अपराधी मानसिकता को समझना चाहते हैं जो हमारे रोजमर्रा के रिश्तों के बीच एक बहुत ही सामान्य नकाब पहनकर छिपी होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे खौफनाक अपराध क्यों होते हैं। ठीक है, चलिए इसकी एक एक परत खोलते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये मामला सिर्फ अखबार के पहले पन्ने की एक हेडलाइन भर नहीं है। मतलब ये केस हर उस व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है जो रिश्तों की गतिशीलता और इंसानी मनोविज्ञान को समझना चाहता है। बिल्कुल। जब हम इन पुलिस फाइल्स और मनोवैज्ञानिक साक्ष्यों को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये अचानक या एक पल के गुस्से में हुई कोई घटना नहीं थी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि बस गुस्सा आया। हाँ, और एग्जैक्टली। ये एक ऐसा विनाशकारी तूफान था जिसके संकेत बहुत पहले से मिलने शुरू हो गए थे। और उन्हीं संकेतों से इस मामले की असल शुरुआत होती है। अगर हम थोड़ा पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो ये घटना इंदौर के द्वारकापुरी इलाके की है। वहाँ किराए के फ्लैट में रहने वाली एक 24 वर्षीय MBA की छात्रा, उसका रिश्ता अपने ही क्लासमेट पीयूष धामनोदिया, जिसे कुछ जगह पीयूष धनोतिया भी कहा गया है, उसके साथ था। जी। अब शुरुआत में देखने पर ये एक आम रिश्ते जैसा लग सकता है, लेकिन रिपोर्ट्स में और दोस्तों द्वारा बताई गई बातों में रिश्ते के वो रेड फ्लैग्स बिल्कुल साफ दिखते हैं। हाँ, वो जो शुरुआती वार्निंग साइंस होते हैं। बिल्कुल, लगातार झगड़े होना, अत्यधिक जलन और कंट्रोल करने की वो प्रवृत्ति जो पीयूष में थी। और मनोविज्ञान में इन्हीं रेड फ्लैग्स को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर क्या करते हैं कि ईर्ष्या या इस पॉसेसिवनेस को प्यार समझ लेते हैं। हाँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्ते में कंट्रोल खोने के डर से ग्रस्त हो जाए तो उसकी ये ईर्ष्या एक बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। एकदम सही कह रहे हैं आप। इसे क्रिमिनल साइकोलॉजी में खतरे के बढ़ने की सीढ़ियां कहते हैं। ये झगड़े से शुरू होता है, फिर सामने वाले को दोस्तों से काटना, फिर ये जताना कि वो कोई आजाद इंसान नहीं बल्कि एक संपत्ति है। हाँ। और इस केस में यही मालिकाना हक एक सनक बन चुका था। और इसी सनक का नतीजा हमें 11 फरवरी 2026 को देखने को मिलता है, जो कि वारदात का दिन था। टाइमलाइन के मुताबिक लड़की अपने परिवार से झूठ बोलती है कि वो दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जा रही है। जी, उसने झूठ बोला था। हाँ, लेकिन असल में वो पीयूष के कमरे पर जाती है। और पुलिस का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो बताता है कि वहाँ किसी और से बात करने के शक में उन दोनों के बीच एक भयंकर बहस होती है। और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात शारीरिक हिंसा तक पहुँच जाती है। यहीं पर इस विशिष्ट बिंदु पर आकर अपराध की प्रकृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। कैसा बदलाव? देखिए, पुलिस का रिकंस्ट्रक्शन हमें बताता है कि ये अब सिर्फ एक इम्पल्सिव यानी क्षणिक आवेगी झगड़ा नहीं रह गया था। जब पीयूष ने उसे शारीरिक रूप से रोका, उसकी आवाज दबाने के लिए मुंह में कपड़ा ठूसा और फिर रस्सी या हाथों से उसका गला घोट दिया, तो ये कोई पल भर का गुस्सा नहीं था। मतलब ये एक सोची समझी। हाँ, इसे हम इंटेंशनल होमिसाइड यानी जानबूझकर की गई हत्या कहते हैं। गला घोटने की प्रक्रिया में समय लगता है। उस दौरान हमलावर के पास रुकने का मौका होता है, लेकिन वो नहीं रुका। उसने जानबूझकर उसकी जान ली। यहाँ आकर बात बहुत ही ज्यादा खौफनाक और दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हत्या के बाद का जो बर्ताव है वो किसी भी आम इंसान की सोच से परे है। हत्या के बाद पीयूष घंटों उसी कमरे में उसी लाश के साथ रहा। उसने कमरा छोड़ा, बाहर जाकर बियर खरीदी और वापस आकर शव के पास बैठकर बियर पी। मतलब ये क्या है? ये व्यवहार मनोविज्ञान की नजर से एक गहरी संज्ञानात्मक विसंगति को दर्शाता है। जी। कॉग्निटिव डिसोनेंस इसे हम कहते हैं। जी। जब अपराधी शव के साथ घंटों समय बिताता है, शराब पीता है, तो इसका मतलब है कि उसमें रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। इसके बजाय उस मृत शरीर पर अपना पूर्ण कंट्रोल महसूस हो रहा होता है।
और ये क्रूरता सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। पुलिस के अनुसार उसने मृत शरीर के साथ यौन उत्पीड़न किया, जिसे नेक्रोफिलिया कहते हैं, और सीने पर चाकू से वार भी किया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये उस नियंत्रण का चरम रूप है। लेकिन इसके बाद उसने जो डिजिटल हेरफेर किया, जिसे हम पोस्ट ऑफेंस स्टेजिंग कहते हैं, वो और भी शातिर था। हाँ, उसने लड़की का फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, वो ऐसे मैसेज भेजता रहा मानो लड़की जिंदा हो, ताकि किसी को शक ना हो और उसे भागने का समय मिल जाए। लेकिन उसने सिर्फ परिवार को गुमराह नहीं किया, उसने उसी फोन से कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में बेहद आपत्तिजनक कंटेंट भी पोस्ट किया। मैं सोच रही थी कि ऐसा करने के पीछे क्या मानसिकता हो सकती है। ये सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश नहीं थी, ये चरित्र हनन था। वो उस लड़की की गरिमा को उसकी मौत के बाद भी नष्ट करना चाहता था। साथ ही ये एक तरह का डाइवर्जन भी था, ताकि लोगों का ध्यान उस आपत्तिजनक कंटेंट पर चला जाए। और फिर 12 फरवरी को वो अपना प्राइमरी फोन बंद करके महाराष्ट्र के ओर भाग निकलता है। जी। उसे लगा होगा कि फोन बंद करने से वो बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन, परिवहन मार्ग और सीसीटीवी की मदद से उसे मुंबई के पास पनवेल से गिरफ्तार कर लिया। और इसी बीच 13 फरवरी को पड़ोसियों को बदबू आने के बाद फ्लैट का ताला तोड़ा गया। हाँ, और नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। लेकिन जब वो पनवेल में छिपा था, तब वो इंटरनेट पर जो खोज रहा था, वो इस केस का एक और बहुत ही अजीब पहलू है। हाँ, अंधविश्वास वाला एंगल। बिल्कुल, वो काले जादू और मृत आत्माओं से बात करने के तरीके खोज रहा था। ये विरोधाभास बहुत कुछ कहता है। और जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तो मीडिया के सामने उसका बर्ताव, वो मुस्कुरा रहा था। उसने बिना किसी पछतावे के कहा, जो हो गया सो हो गया, अब इसे छोड़ो। मतलब कोई गिल्टी नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि उसने अपने दिमाग में इस कृत्य को न्यायसंगत ठहरा लिया था। उसे लगता था कि जो उसने किया वो उसका अधिकार था। और शायद इसी अधिकार और कंट्रोल की वजह से लड़की के पिता ने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। जी, पिता के आरोप बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पिता का कहना है कि पीयूष ब्लैकमेल और पैसों की वसूली कर रहा था। वो आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए दबाव बना रहा था। और ये सब उसी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल का हिस्सा है जिसके बारे में हमने बात की, पोजेसिव, ऑब्सेशन, होमिसाइड। तो इसका जो मुख्य कारण है, जो कोर ट्रिगर है, वो नफरत नहीं है। नहीं, नफरत नहीं है, ये कंट्रोल खोने का डर है। अपराधी की मानसिकता ये होती है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। ये हत्या उस रिश्ते को हमेशा के लिए फ्रीज करने की एक विकृत कोशिश थी। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? कानूनी तौर पर इसका क्या अंजाम होगा? कानूनी पक्ष काफी मजबूत है। आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, 376 बलात्कार के लिए, 201 सबूत मिटाने के लिए और 354 व आईटी एक्ट डिजिटल शोषण के लिए। मेरा मानना है कि इस मामले में उम्र कैद या दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फांसी की सजा भी हो सकती है। और समाज पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। जनता में भारी आक्रोश है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये मामला सिर्फ अनजान लोगों के बीच का अपराध नहीं था। इसमें रिश्ते का धोखा, यौन हिंसा, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और डिजिटल क्रूरता शामिल थी। हाँ, जिसने समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मिसोजनी या कहें स्त्री द्वेष और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये एमबीए छात्रा की हत्या, शव के साथ बर्ताव, डिजिटल सबूत मिटाना और गिरफ्तारी, ये सब हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। और हमारे सुनने वालों के लिए ये इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये सिखाता है कि रिश्तों में रेड फ्लैग्स को पहचानना कितना जरूरी है। अत्यधिक कंट्रोल और ईर्ष्या प्यार नहीं होते। सही कहा। मुझे यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री का वो कथन याद आ रहा है जो इस केस पर एकदम फिट बैठता है। उसमें कहा गया था कि ये किसी अंधेरे में छिपे राक्षस का अपराध नहीं था, बल्कि उसका था जिस पर भरोसा किया गया था। खतरा बाहरी घेरे में नहीं, बल्कि घेरे के ठीक अंदर था। और यही बात इसे और भी खौफनाक बनाती है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। कार्यक्रम के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। जी बताइए। ये कितनी अजीब और परेशान करने वाली बात है कि एक तरफ एक अपराधी आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल कर रहा था, व्हाट्सएप, डिजिटल मास्किंग, ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। हाँ, उसने टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया। लेकिन ठीक उसी समय वो अपने बचाव या अपराध बोध से निपटने के लिए काले जादू और अंधविश्वास का सहारा ले रहा था। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना?
ये आधुनिक दौर के अपराध का एक ऐसा खतरनाक विरोधाभास है जहां इंसान के हाथ में सबसे उन्नत तकनीक है, लेकिन उसका दिमाग, उसकी सोच अभी भी सबसे आदिम और अंधविश्वासी ख्यालों में फंसी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ कि इस मानसिकता के बारे में हमें समाज के तौर पर और गहराई से सोचने की ज़रूरत है, हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।